Hello everyone, welcome to the Practice Mocks YouTube channel on regulatory body examination. So as we all know कि हमने ऑलरेडी एक वीक ऑफ PIB इनसाइट्स का सीरीज़ कर लिया है. सो हम आज एक नए वीक में स्टार्ट कर रहे हैं. सो मंडे को यानी आज दिसंबर 11 को मैं ऑफ फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे यानी 8th एंड 9th सैटरडे के दोनों दिन के PIB लेके आए न्यूज़. ठीक है. सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि बस आपके यहाँ पे वीडियो कंप्लीट करना है. हमारा है कि जितनी भी कवरेज है, बीच सैटरडे संडे को भी अगर PIB कोई आर्टिकल दे रहा है तो वी हैव टू कवर दैट एज वेल. सो वी ट्राई कि हम सारे डेज को कवर करें. सो आज के लेक्चर के अंदर आपको 8th एंड 9th दिसंबर के PIB आर्टिकल्स में से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस सी सिंस वी आर टारगेटिंग RBI गेट बी 2024, तो अभी से ना PIB पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप कहोगे कि इट्स टू अर्ली. आई वोंट से दैट. देखो चीज़ें ना रिपीटेटिव होती हैं. दिस इज़ नॉट अ सिंपल जनरल अवेयरनेस कि ये अवार्ड इस टाइम मिला फिर वो इररिलेवेंट हो गया बाद में. ये यहाँ पे जो हम टॉपिक ऑफ द डे पकड़ रहे हैं, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इनका रेलेवेंस आपके एग्जाम के टाइम भी उतना ही होगा जितना अभी है. ठीक है. तो अभी करना इन चीज़ों को इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. इट इज़ नॉट कि आप नॉर्मल GA कर रहे हो, अब स्पोर्ट्स अवार्ड्स, पर्सनैलिटीज़, डिफेंस न्यूज़ सब कर रहे हो. यू आर डूइंग बेसिकली द कोर पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, जो आपको फेज़ 1 में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि RBI का डायरेक्शन भी उस साइड में है. प्लस फेज़ 2 के इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के अंदर भी वो आपको हेल्प करने वाला है. ठीक है. और कहीं हद तक फाइनेंस के भी कुछ टॉपिक आपको वो हेल्प करेगा. फॉर एग्जांपल आज का जैसे हमारा टॉपिक ऑफ द डे है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. ये इस बार फेज़ 1 में पूछा गया था एंड उससे पहले फेज़ 2 के अंदर भी आया था. यानी 2022 के फेज़ 2 के अंदर RBI के एंड फेज़ 1 ऑफ 2023 के अंदर भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से क्वेश्चन आया था. तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो. अब उसका रेलेवेंस हमारा सोशल में भी है, सोशल सेक्टर में भी है, प्लस हमारा फाइनेंस में तो है ही है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. तो ये हमारा स्कीम रहेगा आज का. बेसिकली पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने 8th को आपको क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन जो मैंने कहा था आप करके लेके आना खुद से, उसके मैं आपको आंसर की बताऊंगा विद सम ब्रीफ सोल्यूशन. देन मैं आपको टॉपिक ऑफ द डे में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में बताऊंगा. ठीक है. इसके अलावा जो 5 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर मी, एज पर द डिमांड ऑफ द एग्जाम आर दिस. ठीक है ना. अब फॉर एग्जांपल आई हैव बोट क्वेश्चन ऑन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आई एम टेलिंग यू. यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका अप्लाइड क्वेश्चन, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि ONDC एग्जैक्टली है क्या. ठीक है. कई लोगों को लगता है कि एक एंड्रॉइड बेस्ड ऐप है जिस पे जाके आप लाइक अमेजोन, नहीं, वो चीज़ नहीं है. ये एक अलग चीज़ है. इट इज़ एन ओपन कॉमर्स. ये आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है बहुत बायर और सेलर को, जिसको यूज़ करके आप खुद के प्लेटफॉर्म बना सकते हो. तो ONDC बेसिकली, तो इसके बेसिस पे हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया है. इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. देन PM दक्ष. अब इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आपको आंसर PIB में भी मिल सकता है अगर PIB ढंग से आप रीड कर रहे हो तो. देन PM दक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है. ठीक है ना. स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है. देन अभी रिसेंटली इंटरेस्ट इक्वलेशन स्कीम भी न्यूज़ में रही है. आई थिंक 8th या 9th में से किसी एक दिन में था. इट इज़ फॉर एक्सपोर्ट प्लस MSMEs. तो इसकी रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा है. ठीक है. देन मैंग्रोव्स पे भी, सिंस हमारा क्या कहते हैं COP 28 चल रहा है UAE, इसका ही पार्ट था एक मैंग्रोव अलायंस. आई थिंक कमेटी बैठी है वहाँ पे जिसके अंदर डिफरेंट मैंग्रोव्स के बारे में बात हो रही है. तो मैंग्रोव्स में इंडिया का इनिशिएटिव है एक मिस्टी इनिशिएटिव. तो उसके एक्रोनिम में मैंने फुल फॉर्म पूछा किसी का. सो इट इज़ अ मिक्सड ऑफ डिफिकल्ट एज वेल एज इजी क्वेश्चंस. तो ये जो क्वेश्चंस है दिस आर आई थिंक स्पेशली डिजाइन फॉर RBI फेज 1 करंट अफेयर, जो बहुत टफ लगते हैं हमें एक्चुअली. व्हेन वी विल सी इनके ऑप्शंस ना, यू विल फाइंड देम वेरी डिफिकल्ट. बस कुछ क्वेश्चन है लाइक हमारा ये वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज. ठीक है. ये हमने इजी क्वेश्चन रखा है. तो स्टार्ट करते हैं. इसके बाद मैंने PIB लिंक दी है. जैसे हमारा डिजाइन रहता है लेक्चर का कि हम क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन देते हैं. उन 5 क्वेश्चन को PIB लिंक देते हैं PDF के अंदर. उस लिंक से आपको खुद से एक बार रीड करने हैं आर्टिकल्स. देन इनके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बतानी है. ठीक है. अगर आपको रीड अगर कर भी रखे हैं, आपको वैसे भी आता तो यू कैन ऑलवेज कमेंट. अगर आपने नहीं भी रीड किया फिर भी आप कमेंट कर लो कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है ना. और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे वीडियो देखने तो आप अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हो कि आज एक्चुअली में करेक्ट आंसर था बिना रीड करे भी. तो अगर आपको ये टाइम बचाना है, व्हाट यू कैन डू, अगर आपको क्वेश्चन जोन से आते हैं जस्ट राइट की पहले क्वेश्चन का A है, दूसरे का B है, ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखो. ठीक है. और फिर जब नेक्स्ट डे का वीडियो आएगा
नेक्स्ट तो हम जो इसके सोल्यूशन विद आंसर्स होंगे वो आपको बताएंगे, तो वहाँ पे अपने टैली कर लेना आप कि आपको क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले कल के 8th के आंसर से। सो हमारा पीएम डिवाइन पे था पहला क्वेश्चन। ये वी ऑल नो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए ये है, इट इज़ अ बेसिकली। सो यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। पहला तो इट विल स्ट्राइव टू फिल द गैप्स इन वेरियस सेक्टर्स, ऑफ कोर्स करेक्ट है, एंड विल बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर असिस्टिंग सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम। तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। आपको लगेगा कि ठीक है पहला पार्ट तो इसका ठीक है, दूसरा पार्ट भी ठीक हो सकता है। मे बी आप सोचो कि बाकी सारे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स को क्लब करके पीएम डिवाइन के रूप में एक वो हो रहा है, बट पीएम डिवाइन एक अलग चीज़ है। पीएम डिवाइन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, इंप्लीमेंट हो रही है, इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द स्कीम्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट की। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए सब्स्टिट्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएम डिवाइन इज सेपरेट थिंग एंड रेस्ट ऑफ द स्कीम्स विल वर्क एज दे वर वर्किंग बिफोर। पीएम डिवाइन इज सेपरेट थिंग। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी गलत, ठीक है। अगला, गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स विल मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ सैंक्शन प्रोजेक्ट्स एंड इंश्योर द यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड फंड इन द पीएम डिवाइन स्कीम। ये भी जिसने रीड नहीं किया है स्कीम की गाइडलाइंस उसको गलत कर देगा। बेसिकली कौन मॉनिटर करता है? दिस इज एम्पावर्ड कमेटी मेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस मिनिस्ट्री के अंदर एक एम्पावर्ड कमेटी बैठती है, उस कमेटी का काम होता है मॉनिटर करना इस स्कीम के प्रोग्रेस को, ठीक है। Now third is the total approved outlay is for 22, 23, 25, 26 6600। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला तो बहुत सिंपल था, डायरेक्ट हमारा जो रिसेंटली डेल्टा रैंकिंग निकाली है नीति आयोग ने ऑन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, उसके ऊपर था। तो कौन सा ब्लॉक फर्स्ट आया था, क्या उसके रिपोर्ट के बारे में था, तो इसका आंसर सीधा एबीसी हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग, यू कैन जस्ट रीड फ्रॉम द लिंक दैट आई हैव गिवन in the previous video. Now this is important e-code project। यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछा, ध्यान रखो इसका को जरूर ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, ठीक है। सिंस एग्जाम में एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है सेक्शनल या फिर ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये कैसे रखोगे, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अपनी आदत बना लो कि हमेशा करेक्ट इनकरेक्ट को फाइंड आउट करो, है ना, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये फेज 3 अनाउंस हुआ हमारा 23-24 के बजट के अंदर, इतने के अंदर, ठीक है। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद जॉइंट पार्टनरशिप और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है, एंड ई कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। पहली करेक्ट है हमारी, फैक्ट है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड रॉन्ग ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड जो हमारा अफेयर्स है उसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है। प्लस E committee is by the Supreme Court of India. It is not under any ministry. This E committee is under the Supreme Court of India. So ये गलत हो जाएगा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड है highest component और in the third phase is cloud infrastructure. No, this is the second highest component. Highest component है बेसिकली जितने भी कोर्ट्स के अंदर पेपर है उनको डिजिटलाइज करना, वो काम है ज़्यादा सबसे महंगे काम, सबसे और उससे कम महंगा है ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। तो ये भी हो जाएगी गलत। इसकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, ई कोड प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस के अंदर। मे बी आपको पीआईबी में ये इंफॉर्मेशन ना मिले। सो यहाँ पे क्या इनकरेक्ट, बोथ बी एंड सी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्लाउड इंफ्रा हैज द सेकंड हाईएस्ट कॉस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट इसकी है डिजिटलाइजेशन ऑफ आई वुड से पेपर्स, है ना। ये सब बेसिकली जितना आपको ऑफलाइन चीजें पढ़नी है उसको डिजिटलाइज करने में, स्कैनिंग में, इंक जो जा रही है, दैट ऑल थिंग इज द हाईएस्ट कॉस्ट। सेकंड हाईएस्ट इज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। बी एंड सी आर द इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि यूनिकॉर्न किसे कहते हैं। सो यूनिकॉर्न इज नथिंग बट $1 बिलियन, ठीक है ना। ये है इसका आंसर। 1 बिलियन कितना होता है हमारा, आई थिंक ये अराउंड 100 करोड़ रुपीज होता है। 1 बिलियन इज 100 करोड़। 1 million is 10 lakh, 1 billion is 100 करोड़, 100 CR, ठीक है। अब 1 USD बिलियन कितना हो जाएगा, अराउंड हमारा 8,000 समथिंग CR, ठीक है ना, इन रुपीज, ठीक है ना। कहीं पूछे यूनिकॉर्न कितना होता है, जब वो 8,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ले लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कहते हैं। मार्केट कैपिटल मतलब कितना उसका मार्केट कैपिटल है आउट ऑफ टोटल इंडस्ट्री में।
अगर वो हमारा एक 8,000 करोड़ रुपए के ऊपर हो जाता है तो हम उसे यूनिकॉर्न कहते हैं, या फिर बेसिकली नॉट दिस थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जो एक्सचेंज रेट होगा 80 का होगा, 81 का, सबसे ये फिगर आ जाएगी, बट एक्चुअली में $1 बिलियन है ना, $1 बिलियन का उसका मार्केट कैप हो जाएगा तो वो यूनिकॉर्न कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी इंटरव्यू में कहीं भी पूछ सकते हैं ये चीज़ें आपसे। देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको, काफ़ी आई थिंक टफ है एंड काफ़ी डिटेल्ड में है। सो पहली स्टेटमेंट है इंडिया विल बी सपोर्टिंग चेयर इन 2024, नो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया जो है लीड चेयर होगा, नॉट सपोर्टिंग चेयर, इंडिया विल बी द लीड चेयर, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी है सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई IIT दिल्ली, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, IIT मद्रास है, IIT मद्रास है, एंड इस रिसर्च सिंपोजियम करवा रहा है बेसिकली, ये सही चीज है। इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस पार्टनरशिप, ट्रू। OECD इज अ परमानेंट ऑब्जर्वर टू GPA, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो करेक्ट पूछा तो बहुत C and D विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो आज की हम स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक ऑफ द डे से। तो हमारा टॉपिक ऑफ द डे क्या है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अब ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि ऑलरेडी 2 सीरीज ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हैज बीन लॉन्च्ड इन द फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ के अंदर सीरीज 3 सीरीज 4 लॉन्च की गई है। मतलब ये कि देखो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीदने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, एक इशू डेट होती है उसके, और एक इंटरवल के बीच में खरीद सकते हो। इट इज नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर टू न्यू, हाँ पुराना किसी का आप खरीद सकते हो, डेट इज समथिंग एल्स, बट नया SGBs जो होता है दे आर नॉट रेगुलरली मेड, उनके बेसिकली लॉन्च टाइम होता है, उसके बीच में आप खरीद सकते हो। तो फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांस ऑफ सीरीज हो चुका है, अब थर्ड एंड फोर्थ आया है, ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में था। अब हम क्यों करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वाई? तो कुछ सिंपल रीजंस है। पहले तो इंडिया यू नो की गोल्ड का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं गोल्ड को। अब गोल्ड के इंपोर्ट को लेकर एक चीज़ भी हुई थी पहले, इंडियाज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX इन सेटअप इन द गिफ्ट सिटी, ठीक है। सो वो बेसिकली क्या है, मैं ब्रीफ में बताता हूँ। वो बेसिकली क्या है, वो ये कह रहा है कि देखो जब इंडिया इतना बड़ा कंज्यूमर है, ठीक है, तो इंडिया गोल्ड का कंज्यूमर, इंडिया गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है, बट इंडिया जो है सिंस काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड वे में इंपोर्ट करता है, कि देयर इज नॉट सम वन चैनल जहाँ से इंपोर्ट करे। तो क्या इशू आता है कि हम गोल्ड के प्राइसेस को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, कहीं उसको ज़्यादा वेरी नहीं करवा पाते अपनी नीड। जब हम इतने बड़े उसके बायर हैं किसी कमोडिटी के, तो हमारा भी कुछ नेगोशिएशन होना चाहिए ना प्राइस को लेके। तो इंडिया इज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बेसिकली एक जगह है जहाँ से इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट्स चैनलाइज्ड होके इंडिया में आएंगे, और कुछ जो गोल्ड हमारे ज्वेलर्स होंगे वो वहाँ पे वो खरीद के इंडिया में गोल्ड को लेके आएंगे। सो बेसिकली हमारा मोस्ट ऑफ द गोल्ड विल बी चैनलाइज्ड फ्रॉम दिस एक्सचेंज। इससे हम मार्केट में प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करवाएंगे। सो ये एक ब्रीफ है बेसिकली IIBX का। IIBX एक खुद में बड़ा टॉपिक है, डेट आई विल एक्सप्लेन समटाइम लेटर। अभी उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इतना एक इंडिया नीड्स टू हैव से ऑन द गोल्ड प्राइसेस। तो IIBX एक चैनल है जिसके थ्रू इंडिया गोल्ड इंपोर्ट कराएगा, एंड उससे क्या इंश्योर होगा, क्वालिटी भी इंश्योर होगी, एक तो फ्रॉड कम हो जाएंगे, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, दिस इज समथिंग एल्स। अब हम बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। तो देखो जितने भी ये स्कीम्स हैं मोस्टली इनमें डिफरेंस बताऊंगा मैं, गोल्ड ETF में क्या है, गोल्ड मोनेटाइजेशन में क्या है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का क्या है कि देखो लोगों को गोल्ड चाहिए, नॉट ओनली फॉर एज आई वुड से एज अ पहनने के लिए, उनको मे बी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी चाहिए, प्लस उनको रिस्क रहता है कि यार गोल्ड लेके हमें संभाले कहाँ पे, उसको डिपॉजिट कहाँ करवाए, गोल्ड लेने के उसके मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, सिर्फ द लॉट ऑफ थिंग्स, सेफ कीपिंग तो इशू है ही है, प्लस इंडिया का गोल्ड का इंपोर्ट का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। गवर्नमेंट को पता है कि लोग गोल्ड यूज़ करने के लिए नहीं, एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो क्या है, बट जब वो गोल्ड लेते हैं इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। जब हम कुछ इंपोर्ट करें तो हमारा क्या, जो हमारा डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, हमें डॉलर देने पड़ते हैं, हमारा एक्सचेंज रेट खराब हो जाता है, रुपी डेप्रिशिएट हो जाता है डॉलर के रिस्पेक्ट में। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। इसको कवर करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आई है, काफ़ी पहले से आ रखी है, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि आप गोल्ड खरीदो मत, आप गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड ले लो, जो प्राइस होगा गोल्ड का आपको उसी पे इशू किया जाएगा, एंड जब आपको उसको मैच्योरिटी पे निकलवाओगे तो जितनी गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी आपको उतना पैसा मिल जाएगा, प्लस आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली। तो ये 2.5% जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, दिस इज एन इंसेंटिव फॉर द बायर्स टू गेट दी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन गोल्ड ETF, गोल्ड मोनेटाइजेशन, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। देखो गोल्ड ETF क्या है,
गोल्ड ETF बेसिकली है आपका गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जस्ट लाइक आप गोल्ड है आपके पास बट डिजिटली है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिकली है, बट वो इंडिया में है। फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड ETF खरीदते हो कि स्टॉक एक्सचेंज पे जाके, BSE पे जाके, NSE पे जाके आप ये खरीदते हो, तो उस एक्सचेंज को गोल्ड बैकएंड में रखना पड़ता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप गोल्ड ETF खरीद रहे हो ना, तो आपके पीछे बैकएंड में कोई ना कोई गोल्ड खरीद रहा है, एक्सचेंज जो है वो गोल्ड खरीद रहा है। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए कमोडिटी, गोल्ड की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। तो इंपोर्ट्स कम होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज गोल्ड की रिक्वायरमेंट है ना। अब तो दिस इज गोल्ड ETF, यहाँ पे इंपोर्ट्स कम नहीं हो रहे, देखो ध्यान रखना है। इंपोर्ट ऑफ गोल्ड आर नॉट रिड्यूस हेयर, import of gold is not affected, I would say is not affected। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आपने गोल्ड ETF ले लिया, आपके पास तो इलेक्ट्रॉनिकली है वो गोल्ड, ना तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इट जस्ट है कि आपको उसको संभाल के नहीं रखना गोल्ड को, बस आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए चाहिए, जितना प्राइस एप्रिशिएट होगा आपको उतना मिल जाएगा। नो इंटरेस्ट, नथिंग इज बीइंग पेड, जस्ट लाइक सिक्योरिटी आप वो गोल्ड ले रहे हो, डिजिटली ले रहे हो, बट आपके बिहाफ पे जो वो एक्सचेंज जहां से आप ले रहे हो उसको गोल्ड रखना पड़ेगा अपने पास। सो यहाँ पे वो गोल्ड टेंजेबल गुड का होना जरूरी है, गोल्ड का होना जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली वो इंपोर्ट पे फर्क नहीं डालेगा, इंपोर्ट विल स्टिल इंक्रीज, सॉरी आई वुड से नॉट अफेक्टेड, इंपोर्ट ऑफ गोल्ड विल इंक्रीज ना, क्योंकि इंडिया तो गोल्ड नहीं बनाता है, KGF ही था हमारा एक पहले माइन, तो अब तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो हम तो गोल्ड, तो इंपोर्ट ऑफ गोल्ड विल इंक्रीज। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। देन एक गोल्ड मोनेटाइजेशन क्या है? गोल्ड मोनेटाइजेशन बेसिकली ये है कि अगर आप पे आइडल गोल्ड पड़ा है, आपको उसको सेफ कीपिंग में नहीं रखना, डिपॉजिट्स का चार्जेस नहीं देने हैं। व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू सम बैंक, टेल देम कि मेरे को 5 साल के लिए आप मेरा गोल्ड ले लो और मेरे को इसके बदले में इंटरेस्ट दे दो। तो बट वन थिंग इज हियर कि आपने जो बैंक को गोल्ड दिया है ना, बैंक वो गोल्ड आगे ज्वेलर्स को दे देता है, बैंक खुद गोल्ड नहीं रखता है। तो बेसिकली यहाँ पे ज्वेलर्स को इंपोर्ट करने की वजह सीधा आपका गोल्ड मिल जाता है, एंड आपको जितने टाइम तक का आपका वो गोल्ड मिल, उसके बाद आपको वो ही गोल्ड जो है वो जितना आपने दिया था वही गोल्ड आपको नॉट इन डेट फॉर्म जो आपने दिया है, आपको इधर इन बार्स या कॉइन किसी की फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, एंड आपको इंटरेस्ट भी मिलता है जो आपने गोल्ड जमा करवाया। तो ये क्या इंपोर्ट से कराएगा? यस, इट विल रिड्यूस इंपोर्ट्स, बिकॉज जो ज्वेलर को गोल्ड चाहिए वो बैंक से ले लेगा, क्योंकि बैंक पे आपने जाके अपना गोल्ड दे दिया है, मेरा गोल्ड आप रख लो, मेरे को बस जितना गोल्ड की वैल्यू है उतने पे मेरे को आप इंटरेस्ट पे करते रहो, जितने साल बाद उसका इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा, मेरे को जितना मैंने गोल्ड दिया था उतना ही गोल्ड अमाउंट, उतना ही गोल्ड वेट में मेरे को रिटर्न कर दो। ठीक है, दिस इज द वन थिंग, या फिर उतना ही अमाउंट में जो गोल्ड था मेरे को रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे क्या एक शॉर्ट टर्म के लिए आपका इंपोर्ट जरूर कम हो रहा है, क्योंकि ज्वेलर्स को आगे ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड चाहिए, rather than importing they can go to the commercial banks, they can get that gold from there, so it will reduce imports, import of gold will reduce here। ठीक है ना, import of gold will reduce। अब sovereign gold bond, यहां पे भी sovereign gold bond है, यहां पे आप बोलोगे कि यहां पे देयर इज नो इंपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ही बैक कर रही है, गारंटी देके कि हम गोल्ड के प्राइस जितना आपको प्राइस देंगे इंश्योर करवा रही है। सो हियर इज ऑल्सो इंपोर्ट विल रिड्यूस, इंपोर्ट विल रिड्यूस। तो ये फर्क इन तीनों का, इनमें कभी आप कंफ्यूज आई होप नहीं होगे आप। ठीक है, अब मैंने वाई भी कर दिया, केटर ये भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली क्या है, दिस इज द सीरीज 3 एंड सीरीज 4, ये इनका डेटा स्ट्रक्चर नॉट इंपॉर्टेंट होगा, इनको याद नहीं करना है आपको, ये डेट्स को याद नहीं करना है। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, आई हैव टू टेल यू कि RBI गेट बी 2023 के फेज 1 के अंदर आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन आया था, वेयर दे हैव आस्क्ड कि जो गोल्ड बॉन्ड है कहाँ पे सेल होता है या फिर कौन कौन उसको खरीद सकता है, तो हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद ये डायरेक्टली PIB से लिया यहाँ पे, तो PIB ने खुद काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है इसके ऊपर, ये पूरा यहाँ पे दिया गया है विद द आइटम एंड क्या उसकी डिटेल है बेसिकली। और यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, बीट एनी एग्जाम, RBI में तो आ ही सकता है। ठीक है, अब उसके बाद ये पूरा है 19 आइटम्स। ठीक है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पहले तो कौन बेच सकता है? इट कैन बी सोल्ड थ्रू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। तो ये आपको याद रखना है, दीज थिंग्स आर आस्क्ड इन एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL सॉरी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस, यस,
एंड रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस विज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है। एनएससी बीएससी से भी ले सकते हो, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी ले सकते हो आप, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से भी ले सकते हो, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हो, है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को परचेज कर सकते हो। शेड्यूल कमर्शियल बैंक से भी ले सकते हो, एक्सेप्ट फॉर वेयर पेमेंट आरआरबीज एंड योर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ठीक है। एंड कोऑपरेटिव्स नहीं, यहाँ पे ध्यान, कोऑपरेटिव्स नहीं है यहाँ पे, जस्ट ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। अब हम एक एक करके आइटम्स की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, इशू कौन करवा रहा है, आरबीआई करवाता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एलिजिबिलिटी, ये हाँ इस पे क्वेश्चन आया था, रिमेंबर, हाँ इस पे आरबीआई गेट बी फेज 1 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था कि कौन कौन ले सकता है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कैन बाय, है ना। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी बाय कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज भी बाय कर सकती है, ट्रस्ट भी बाय कर सकते हैं। हाँ लिमिटेड होती है कि ट्रस्ट कितना ले सकते हैं, दैट इज समथिंग एल्स, हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आएगी मैक्सिमम लिमिट में कौन कितना ले सकता है, ठीक है। एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होते हैं, इंडिविजुअल तो ले ही सकते हैं, मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है यहाँ पे, नॉन रेजिडेंट नहीं है, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल्स आर देयर। अब डिनोमिनेशन कितना है, इन द ग्राम ऑफ गोल्ड में होता है, 1 ग्राम बेसिकली बेसिक यूनिट होता है, ग्राम के में ही डिनोमिनेशन होता है। टेनर कितना होता है, 8 ईयर के लिए होता है। प्रीमेच्योर आप निकलवा सकते हो 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद प्रीमेच्योर आप निकलवा सकते हो, उससे पहले भी निकलवा सकते हो, बट आपको एक्स्ट्रा पीनल चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है ना। आई एम नॉट से कि निकलवा सकते हैं, अभी इतना याद ध्यान रखो आप, इसके डिटेल में इतना नहीं जाते हैं कि वो 8 साल तक के बाद ही आप वो रिडीम करवा सकते हो बॉन्ड को, प्लस 5th ईयर के बाद निकलवा सकते हो विद द जो भी चार्जेस हो पे करने के बाद, ठीक है। प्रीमेच्योर भी अलाउड है, बट 5 साल के बाद। मिनिमम कितना है, मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कर सकते हो, 0.5 ग्राम नहीं, 2 ग्राम नहीं, 1 ग्राम मिनिमम आपको लेना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 4 kg इंडिविजुअल की, 4 kg एचयूएफ की, 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज एज पर फिस्कल ईयर, ठीक है ना। तो इनके लिए 4 है, 20 kg इनके लिए होगी, आई थिंक ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के 20 kg लिमिट होगी। बाकी जो इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज उनके लिए 4 kg है मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, ठीक है, इज ऑल यू नीड, ठीक है। अब जॉइंट होल्डिंग अलाउड है इसके अंदर, ठीक है ना, जॉइंट होल्डिंग इज अलाउड। एंड जो 4 kg है वो पहले एप्लीकेंट पे ही अप्लाइड होगा, ठीक है ना। जॉइंट होल्डिंग इज अलाउड हेयर, ये आपको ध्यान रखना है। इशू प्राइस, अब प्राइस जो जिस पे वो गोल्ड का प्राइस डिसाइड हो रहा है वो कौन इशू करके दे रहा है, वो है सिंपल एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड ऑफ 999 प्योरिटी पब्लिश्ड बाय द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन लिमिटेड IBJ फॉर द लास्ट 3 वर्किंग डेज ऑफ द वीक प्रीसीडिंग द सब्सक्रिप्शन पीरियड। जब आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड होगा उससे पहले के 3 दिन का सिंपल एवरेज लेना है गोल्ड 999 प्योरिटी के प्राइसेस का, क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस का 3 दिन का एवरेज लेना है, वो आपका क्या हो जाएगा, इशू प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप डिजिटल मोड से पे करते तो आपको 50 रुपये पर ग्राम को डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना, 50 रुपये पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है अगर डिजिटल मोड से पेमेंट करके ले रहे हो गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। अब पेमेंट ऑप्शन, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आई थिंक सिडबी में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से सिडबी ग्रेड ए में उन्होंने पूछा था कि देखो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कैश से ले सकते हो, बट लिमिट कितनी है, कितने कैश तक ही वो एक्सेप्ट करेगा, ओनली 20,000 तक कैश आप दे सकते हो, बाकी आपको इधर चेक और अदर मेथड से देना पड़ेगा। सो 20,000 मैक्सिमम रुपीज आप कैश में दे सकते हो, बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या मेथड से देना पड़ेगा, चेक से देना पड़ेगा, ठीक है। ना रिडेम्पशन प्राइस अगेन वही सेम है, लाइक इश्यूज प्राइस के ही बराबर वो है कि लास्ट 3 अगर आज कर रहे हो तो पिछले 3 दिन का क्लोज प्राइस निकालेंगे, वो अगर क्लोजिंग हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट 2.5% होगा पर एनम, पेबल सेमी एनुअली ऑन द नॉमिनल वैल्यू, मतलब आपको सेमी एनुअली आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा, बट आपको वो 2.5% 1 साल का है, 6 महीने का नहीं है वो, है ना, ठीक है ना। सो सिंपल है ना, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होगा, डिपेंड करता है, तो अगर आपका बैंक में पैसा है तो उस पर इंटरेस्ट लग जाता है, बट ठीक है, यहाँ पे जो इस पे मिलेगा आपको 2.5% का मिलेगा जो सेमी एनुअली आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और 2.5% पर एनम है, नॉट सेमी एनुअल, बट आगे पैसा सेमी एनुअली पेबल हो जाएगा। द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड कोलैटरल फॉर लोन, यस आप इसको कोलैटरल की तरह भी, लोन की तरह भी यूज कर सकते हो,
ठीक है ना। अब LTV जो होती है लोन टू वैल्यू, मतलब कि इस कोलेटरल पे कितना लोन मिल सकता है, वो RBI प्रिस्क्राइब करता है टाइम टू टाइम। KYC नॉर्म्स है, ठीक है। एवरी एप्लीकेंट मस्ट बी कंप्लीट बाय द पैन नंबर इशूड बाय द IIT। पैन होना बहुत कंपलसरी है इसके अंदर, ठीक है ना। जो भी KYC रिक्वायरमेंट एक फिजिकल गोल्ड लेते वक्त चाहिए होती है, वही सेम रिक्वायरमेंट्स आपको डिजिटली आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते वक्त आपको चाहिए होगी। जो फिजिकल गोल्ड ले, किसी ज्वेलर से आप गोल्ड ले रहे हो तो जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट चाहिए वही सेम रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए होगी। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? टैक्स है द इंटरेस्ट SGB से मिल रहा है, दिस इज टैक्सेबल, आपको ये ध्यान रखना है। इट इज टैक्सेबल एज पर द IT एक्ट, ठीक है ना। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, कैपिटल गेन टैक्स अराइजिंग रिडेम्पशन ऑफ SGB टू इंडिविजुअल इज एग्जेम्प्टेड। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर वो कैपिटल गेन करते हैं गोल्ड का बेचने के बाद, जो उनका एप्रिसिएशन प्राइस मिल रहा है उस पर वो टैक्स नहीं लगेगा। इट इज टैक्स रिडीमेबल, मतलब आप उस पर रिडीम कर सकते हो टैक्स जो आपने दिया है, ठीक है ना। यस, इट इज एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। आपने आज आपका SGB, आपको पैसों की जरूरत है, आप अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मार्केट में बेच भी सकते हो। इट इज एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग, ठीक है ना। SLR की एलिजिबिलिटी के अंदर भी ये होगा, मतलब किसी बैंक के पास अगर कोई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो उनकी जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर वो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो बैंक को कुछ लिक्विड आइटम रखने पड़ते हैं आउट ऑफ द टोटल जो होता है अब पोर्टफोलियो, उसके अंदर उनको कुछ लिक्विड एसेट्स रखने पड़ते हैं ताकि इमरजेंसी में वो यूज कर पाए। उस लिक्विड एसेट्स के अंदर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आ सकता है, ठीक है। कमीशन, ठीक है। अब जो बेच रहे हैं उनको कमीशन भी मिलेगी, लाइक कोई भी बैंक्स बेच रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बेच रहे हैं, उनको 1% का कमीशन भी मिलता है। उसमें से बाकी जो उस 1% में से जो पैसा आया उसका 50% उनको एजेंट्स के अंदर देना होता है। दिस इज यू कैन ऑल्सो रीड। तो यहाँ पे खुद सोचो कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये न्यूज़ में क्यों होते हैं? ONDC इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट डेटा दिया कि इतने सारे FPOs SHGs हमारे इसमें लिस्ट हो गए हैं, बेसिकली नेटवर्क पार्टिसिपेंट बन चुके हैं इसके, तो ये डेटा निकल के आया था। तो ONDC से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है एंड इसका आंसर आपको PIB से मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपको PIB से मिल जाएगा। तो एक बार PIB लिंक खोलना है, इसको आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल आऊँगा तो इसको समझाऊंगा पहले आपको ONDC बेसिकली थोड़े 1-2 मिनट लेके, तो इसको जरूर आंसर करना है आपको, ठीक है ना। PM दक्ष स्कीम, ये भी न्यूज़ में थी अगेन, ये भी इसलिए थी कि विंटर सेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट डेटा देती आ रही है कि हमने इतना काम कर दिया, इतना करेंगे आगे आने वाले टाइम में, तो इसके रिगार्डिंग भी डेटा आया था, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि यहाँ से बन सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन एंड काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ से। तो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मैंने पूछा है, ठीक है। इसको आपको आंसर करना है, यहाँ भी ध्यान करेक्ट पूछा है मैंने, ठीक है। अब इंटरेस्ट इक्वलेशन स्कीम ऑन रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, अब ये MSME से रिलेटेड है प्लस उनके एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए MSMEs RBI के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है बिकॉज MSME पे RBI हमेशा क्वेश्चन पूछता है, बी इट फेज 2 और फेज 1। उसके ही कोई स्कीम है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये न्यूज में है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एलोकेशन की है, कितना किया, कितने टाइम तक का किया, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में डाला है। तो आपको PIB की लिंक खोलनी है, इसको चेक करना है, आंसर करना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज इट। अब आगे है हमारा मैंग्रोव पे क्वेश्चन। मैंग्रोव पे इसलिए क्योंकि COP28 में कोई मैंग्रोव की आई थिंक कमेटी बैठ रही है, तो वहाँ पे मैंग्रोव न्यूज़ में था। तो मैंने क्या किया, मिस्टी भी, क्योंकि उन्होंने वहाँ मिस्टी का मेंशन किया था उसमें स्पीक के अंदर किसी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने, तो उसका ही मिस्टी का मैंने बस मिस्टी में आई का फुल फॉर्म पूछ लिया। आई स्टैंड फॉर व्हाट, तो आपको मिस्टी का जरूर पता होना चाहिए। तो जस्ट रीड अबाउट मिस्टी ऑल्सो, ठीक है। और इसका बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखो एग्जाम इज मिक्स ऑफ ईजी एंड डिफिकल्ट, अगर सारी डिफिकल्ट हो तो कट ऑफ इतनी ना दे। इट इज कि वो इजी भी क्वेश्चन होते हैं, तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। बट लोग यहाँ भी गलतियां कर देते हैं, पीपल इन मार्केट इधर ऑफ देम, ठीक है, जो उनको सही लगता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये बेसिकली क्या है कि इंडिया और एक कंट्री ने जो क्या होता है कि हम जब इम्पोर्ट्स करते हैं चीज़ें, तो हमें ना उसकी ओरिजिन चेक करनी होती है कि उसकी ओरिजिन क्या, उसी कंट्री से जहाँ से वो आ रहा है। अगर किसी और कंट्री से है उसका ओरिजिन, तो हमें फिर उसको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है, उस पर टैरिफ अलग लगता होगा, कुछ अलग उस पर प्रोविजन होते होंगे। तो ये ओरिजिन्स का डेटा कंट्रीज आपस में शेयर करें, है ना। तो इसके लिए इंडिया और एक कंट्री है जिसका तो इंडिया ऑलरेडी CEPA एग्रीमेंट
है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर चुका है, वो कंट्री को नाम बताना है कौन सी कंट्री है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट पीआईबी के लिंक खोल के आपको दिख जाएगा, तो इसको भी सॉल्व करना आप, ठीक है। हियर आर द लिंक्स, ओपन ईच लिंक। जो आपको देखो बिना लिंक खोले भी आंसर पता है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दो। आपको नहीं खोलनी लिंक तो इट्स अप टू यू, बट अगर आप खोल के रीड करोगे तो आपको और डेटा मिलेगा वहां से, है ना। और बट वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर लिखो, और फिर नेक्स्ट जब वीडियो आ रही है तो उस आंसर को टैली करो, तो इससे आपको लर्निंग अच्छी होगी आपकी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आज का लेक्चर में इतना ही था। जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, जो भी पीडीएफ लास्ट वीक की है उनको डाउनलोड करके एक बार ही रिवाइज करो, है ना, बिकॉज रिवीजन से ही आपका लॉन्ग टर्म में याद रह पाएगा, अदरवाइज आप भूलते रहोगे चीज़ों को। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।